नमस्कार साथियों, मैं हरी नकपुरे फिर एक बार स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि यहां पर हम देख पा रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, और करंट अफेयर्स में भी किस प्रकार से वीकली वाले करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे। मतलब एक सप्ताह में जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो या फिर किसी भी राज्य स्तर के हो, हम उन करंट अफेयर्स की बात करेंगे जिनके एग्जाम की दृष्टि से वहां पर क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही साथ हम उन टॉपिकों के साथ में उनके स्टैटिक जीके को भी हम लोग समझेंगे, कि मतलब उनके बैकग्राउंड के बारे में हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और इसी के साथ जो है आप बने रहिए। ठीक है, आगे पहला टॉपिक है, चर्चाओं में है पोर्ट ब्लेयर। चर्चाओं में है पोर्ट ब्लेयर, जैसे ही नाम सुना आपने तो आपको दक्षिण भाग के जो पोर्ट ब्लेयर है, अंडमान और निकोबार, तो उस द्वीप की आपको याद आ जानी चाहिए। जैसे यहां पर हम बात कर रहे हैं पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि हाल ही में उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? श्री विजयपुरम नाम कर दिया गया। अब ये विजयपुरम नाम क्यों कर दिया गया? तो इसके पीछे यहां पर आपको रीजन मिल जाएगा कि जितने भी भारत में जितने भी अंग्रेजों के द्वारा जो गुलामी के जो प्रतीक बनाए गए हैं, उन्हें हम जो है एक प्रकार से परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे भारत सरकार अब धीरे धीरे एक एक करके जो है नाम परिवर्तित करते जा रही है, तो हाल ही में यहां पर जो है पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? श्री विजयपुरम कर दिया गया। तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से यहां पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी आपको पता होना चाहिए। अब राजधानी का भी नाम क्या हो जाएगा? श्री विजयपुरम हो जाएगा। तो हाल ही में यहां पर जो है हमने जैसे बात किया, प्रतीकों गुलामियों के प्रतीकों से मुक्त करने के लिए भारत सरकार ने यह निर्णय लिया। तो यहां पर याद रखना कि अनुच्छेद है ना, संविधान के अनुच्छेद 03 मतलब जो है अनुच्छेद 3 के माध्यम से किसी भी संघ, राज्य या फिर क्षेत्र में हम लोग जो है नाम परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 3 के माध्यम से हमने यहाँ पर नाम परिवर्तन कर दिया। तो इसी के साथ अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। जैसे यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर जो है, इसमें याद रखना, तो याद रखने के लिए आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि चोल साम्राज्य का इस पर आधिपत्य हुआ करता था। चोल साम्राज्य का, ठीक है, चोल साम्राज्य के बारे में आप लोग जैसे इतिहास में जानोगे, चोल साम्राज्य जो हुआ करता था, जिसका आधिपत्य जो किस पर हुआ करता था? इस पोर्ट ब्लेयर पर आधिपत्य हुआ करता था। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जैसे अंग्रेजों का शासन आया, तो अंग्रेजों के द्वारा जो है इस पर शासन किया गया, और शासन करने के बाद यहाँ पर जो है 1789 में, ठीक है, 1789 में यहां पर जो है एक दंड कॉलोनी का निर्माण किया गया। अब ये दंड कॉलोनी में होता क्या था कि जितने भी भारत में जो कैदी बना करके रखते थे, तो जिनको दंड देने के लिए जो है पोर्ट ब्लेयर में एक जेल बनाई गई थी। जेल का निर्माण कार्य जो हुआ, सीधे आप जो इस पॉइंट को याद रख सकते हैं कि 1906 में एक जेल का निर्माण किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? सेलुलर जेल रखा गया। ठीक है, सेलुलर जेल रखा गया। अब जितने भी लोग जो है 1789 से लेकर के यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि 1789 के बाद ये जो दंड कॉलोनी विकसित की गई, तो भारत में जितने भी जो क्राइम करते थे या फिर अंग्रेजों के द्वारा जो किसी भी क्रांतिकारी को सीधे कहां पर भेज दिया जाता था? इस दंड कॉलोनी में। और इस दंड कॉलोनी को किस नाम से और जाना जाता है? तो यहां पर याद रखना, काला पानी के नाम से आप लोग इसे जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा 1789 में यहां पर यह चर्चाओं में रहा, दंड कॉलोनी विकसित की गई अंग्रेजों के द्वारा। अब इसका जो नाम जो रखा गया, किसी एक अंग्रेज के नाम के रूप में यहां पर याद रखना है, आर्चीबाल्ड ब्लेयर। ठीक है, आर्चीबाल्ड ब्लेयर। तो इन्हीं के नाम के आधार पर जो है इस पोर्ट ब्लेयर का नाम कर दिया गया था। उसी के बाद अभी भारत सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया और इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? श्री विजयपुरम कर दिया गया। यहां तक क्लियर हुआ। अभी हाल ही में अभी इसमें और नाम परिवर्तन हुए हैं। जैसे हम यहां पर बात करेंगे, जैसे हैवलॉक द्वीप की बात करेंगे। हैवलॉक द्वीप कहां पर है? इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। तो इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तो यहां पर याद रखना होगा, ठीक है, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तो यहां पर याद रखना है स्वराज द्वीप कर दिया गया। स्वराज द्वीप कर दिया गया।
इसी के बाद में हम अगले पॉइंट की बात करेंगे, यहां पर जो है नील द्वीप की बात करेंगे। तो नील द्वीप का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, तो इसका नाम बदल करके शहीद द्वीप कर दिया गया। साथ में और एक द्वीप आपको मिल जाएगा, रॉस द्वीप का नाम जो है बदल करके क्या कर दिया गया, तो यहां पर सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। तो इसी पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन जाएंगे कि हेवलॉक द्वीप का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, तो स्वराज द्वीप कर दिया गया। नील द्वीप का शहीद द्वीप कर दिया गया। साथ में रॉस द्वीप की अगर बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से इसे जाना जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। अगर हम इसकी स्थिति की अगर बात करेंगे तो भारत के दक्षिणी भाग में यहां पर देखने को मिल जाएगा जो कुछ इस प्रकार से यहां पर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति मिल जाएगी, जिसमें हम यहां पर देखेंगे नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और लोअर अंडमान। तो ये इसी लोअर अंडमान की अगर बात करते हैं तो इसी यहां पर जो है एक पोर्ट ब्लेयर नाम का स्थान आपको मिल जाएगा। तो इसी स्थान का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, श्री विजयपुरम कर दिया गया। ठीक है, यहां पर हमने इस प्रकार से स्थिति देख लिया है। आगे देखिएगा, इसी प्रकार से हम यहां पर बात कर सकते हैं नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, अब ये जो क्या हो गई है परिवर्तन करके श्री विजयपुरम हो गई है। ये किस भाग में स्थित है, तो दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? चलो अगला है चर्चा में दुनिया की पहली मिस एआई वर्ल्ड। जैसे हमने देखा यहां पर हम देख पा रहे हैं कि एआई से आप क्या जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में हम जानते हैं, किसे जानते हैं, जॉन मैकार्थी को जानते हैं। जॉन मैकार्थी जानते हैं आप लोग, है ना, जॉन मैकार्थी को जानते हैं। जॉन मैकार्थी जो है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक है, और इन्हीं के देन के माध्यम से आज एआई जो है हमारे भारतवर्ष हो या फिर भारत के साथ साथ जितने भी देश है वो एक प्रकार से एआई के रूप में एआई के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो यहां पर याद रखना फोर्ब्स की पत्रिका, मतलब जो है फोर्ब्स पत्रिका के रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में मोरक्को की एआई केंजा लेली को मिस एआई वर्ल्ड घोषित किया गया। तो यहां पर याद रखना कि जैसे आपने नाम सुना होगा कि मिस यूनिवर्स नाम सुना होगा, है ना, मिस वर्ल्ड नाम सुना है, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया भी नाम सुना होगा। तो इसी प्रकार से यहां पर आपको याद रखना है कि दुनिया की पहली मिस एआई वर्ल्ड मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा इस चेहरे को निर्मित किया गया, और इसी चेहरे के माध्यम से यहां पर जो है एक प्रतियोगिता आयोजित की गई, और उसी चेहरे को लेकर के वहां पर जो है प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया गया। ये जो केंजा लेली जो है ये वास्तविक रूप से उपलब्ध नहीं है। जैसे हम बात करेंगे कि क्या ये वर्तमान में दैनिक जीवन में भी हम इन्हें देख पाएंगे, क्या इन्हें सिर्फ जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही देख पाएंगे। ठीक है, इन्हें वास्तविक रूप से इस तरीके से हम लोग नहीं देख पाएंगे। और एक बात याद रखना कि इस केंजा लेली ने यहां पर आपने एक प्रकार से देख रहे हैं कि हिजाब पहना हुआ है, तो हिजाब से एक और क्वेश्चन बनेगा कि हिजाब पहनने वाली, ठीक है, हिजाब पहनने वाली जो है एकमात्र एआई कौन बनी है, केंजा लेली। ये किस देश की है, मोरक्को की है। इस प्रतियोगिता का आयोजन जो हुआ, आपको याद रखना है, इस प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ कहां पर हुआ, ब्रिटेन में हुआ, याद रहेगा। ठीक है, लगभग इसमें कुल मिलाकर के 1500 प्रतिभागियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से टॉप 10 की अगर बात करेंगे तो टॉप 10 में नंबर 1 पर कौन रही, केंजा लेली रही। ठीक है, क्या इसमें भारतीयों ने भी पार्टिसिपेट किया? हाँ, भारतीयों में एक पार्टिसिपेट करने वाली एक जो है एआई की अगर हम बात करेंगे तो उसका नाम है जारा सतावरी। आगे देखते हैं, तो यहां पर याद रखना दूसरे स्थान पर ललीना फ्रांस की है, तीसरे स्थान पर ओलिविया पुर्तगाल की है। हमें इस पॉइंट को याद नहीं भी रखना है तो आप नहीं रख सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं कि केंजा लेली जो है विश्व की पहली मिस एआई वर्ल्ड बन चुकी है। इसमें सम्मान राशि की अगर बात करेंगे तो यहां पर जो है सम्मान राशि लगभग 11 करोड़ रुपए इन्हें दिया जाएगा। तो 11 करोड़ रुपए क्या ये एआई को दिया जाएगा? नहीं, एआई को नहीं दिया जाएगा, एआई को क्रिएट करने वाले व्यक्तियों को दिया जाएगा। तो आगे देखती है यहां पर, तो ये इस प्रकार से जारा सतावरी, जैसे हमने यहां पर बात किया कि भारत की एकमात्र एआई, भारत में अगर एकमात्र भी बोला जाए तो ठीक है, लेकिन अगर वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो इन्हें जारा सतावरी को हम यहां पर याद रख सकते हैं। टॉप 10 की अगर बात करेंगे तो टॉप 10 में भारत की जो जारा सतावरी है इनका स्थान रहा है।
यहां तक क्लियर हुआ। कुल मिलाकर के कितने प्रतिभागियों में से? 1500 प्रतिभागियों में से कितने नंबर पर है ये? टॉप 10 में स्थान अपना हासिल किया है। कौन? जारा शतावरी। इन्हें निर्माण करने वाले व्यक्ति के बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए, राहुल चौधरी। राहुल चौधरी। इन्हें बनाने वाला व्यक्ति कौन है? जारा शतावरी को बनाने वाला व्यक्ति कौन है? राहुल चौधरी है। तो इसी प्रकार से हम जो है इन्हें यहां पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा कि हाल ही में मिस एआई वर्ल्ड किस देश की बनी? तो आप लोग देश का भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं। किस देश का? मोरक्को का। ठीक है, तो इसी प्रकार हम देखते हैं चर्चाओं में है चांगयांग ग्यात्सो पिक। ये चर्चाओं में क्यों है चांगयांग ग्यात्सो पिक? तो इसमें चर्चाओं में इसीलिए है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में है, स्थित है ये। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में स्थित ये जो है पिक है। ठीक है, अब ये जो अरुणाचल प्रदेश के तवांग नामक स्थान पर, आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, तवांग नामक स्थान पर, जैसे तवांग वाला जो क्षेत्र होता है भारत और चीन को लेकर, भारत और चीन जो है इस क्षेत्र को लेकर के ज्यादा विवादों में रहता है, जो तवांग क्षेत्र में है। तो यहीं पर एक पिक जो है जिसका नाम था, पहले के टाइम की अगर बात करेंगे तो अनाम और अनहोई, इस पिक का नाम हुआ करता था। लेकिन हाल ही में भारत के राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान की टीम ने इस चोटी पर फतेह की, और इस चोटी का नाम जो है भारत के जो 6वें जो दलाई लामा है, आप लोग इस प्रकार से याद रखिएगा, जो 6वें जो दलाई लामा है उन्हीं के नाम के आधार पर, और उस दलाई लामा का नाम क्या है? चांगयांग ग्यात्सो। ये इस प्रकार से उनका नाम है। ठीक है, और उन्हीं के नाम के आधार पर इस चोटी का जो नाम कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है? चांगयांग ग्यात्सो पिक कर दिया गया है। अब इसको लेकर के चीन बौखलाया हुआ है कि हमारे क्षेत्र के पास वाला जो क्षेत्र है उसी का नाम जो है भारतीय क्षेत्र, भारतीय लोगों के नाम के आधार पर कर दिया गया। अब इसी में आगे देखते हैं, जो 6वें जो दलाई लामा है उनके बारे में आप लोग जान लीजिएगा। जो 6वें जो दलाई लामा है तो इनका जो जन्म हुआ था 1600 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1682 ईस्वी में हुआ था, और इन्हें दलाई लामा कब नियुक्त किया गया? तो 1697 में इन्हें नियुक्त किया गया। कौन से नंबर का दलाई लामा? 6वें नंबर का दलाई लामा नियुक्त किया गया। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसी के साथ हम यहां पर देखते हैं कि नई जो एक टीम बनाई गई और इन्हीं टीम के माध्यम से उस चोटी पर फतेह की गई। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से हम जो है अनहुई और अनाम, इनका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? चांगयांग ग्यात्सो। ठीक है, तो इसी पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और ये जो चांगयांग ग्यात्सो जो पिक है ये किस श्रृंखला पर है? तो गोरी चेन श्रृंखला। जैसे हमने यहां पर देखा कि ये है कहां पर स्थित? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में भी कहां पर? तवांग नामक क्षेत्र पे है। ठीक है, तवांग नामक क्षेत्र पे, तवांग नामक क्षेत्र में भी कहां पर? गोरी चेन श्रृंखला। गोरी चेन श्रृंखला जो है ये एक प्रकार से, और उसी की जो शीर्ष वाले भाग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? 6वें दलाई लामा के नाम पर कर दिया गया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ही इस दलाई लामा का जन्म हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं इसी पॉइंट के अनुसार। चर्चाओं में है डीआरडीओ। अब ये चर्चाओं में है डीआरडीओ, तो कैसे चर्चाओं में है? अब हम इनकी भी बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने पिछले क्लास में भी देखा था, इसरो चर्चाओं में था। क्यों चर्चाओं में था इसके बारे में भी हमने देखा। तो हम यहाँ पर जो है स्टैटिक जीके को भी कवर करते चलेंगे कि स्टैटिक जीके में क्या आएगा कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, डीआरडीओ के प्रमुख कौन है, डीआरडीओ के वर्तमान मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हाल ही में डीआरडीओ द्वारा कम दूरी की अत्याधुनिक और शक्तिशाली मिसाइल VLSRSAM का परीक्षण किया गया। अब ये VLSRSAM जो है एक मिसाइल है, और ये किस प्रकार की मिसाइल है? तो आप लोग जो है इस प्रकार से याद रखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता की अगर बात करेंगे तो कुल मिलाकर यहां पर आप बोल सकते हैं कि मारक क्षमता जो है 30 किलोमीटर जो है दूरी तक की इसकी रेंज डिसाइड की गई है। यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है, हाल ही में डीआरडीओ की अत्यधिक कम दूरी की, है ना, कम दूरी की अत्यधिक और शक्तिशाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। और इसी सफलतापूर्वक परीक्षण करने के दौरान यहां पर जो है सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है, और क्षमता कितनी है इसकी? 30 किलोमीटर इसकी जो है दूरी तक ये मारक क्षमता
इसकी डिसाइड की गई है। अब आगे देखते हैं डीआरडीओ के बारे में। देखिएगा इस प्रकार से ये मिसाइल को उड़ाया जाएगा। डीआरडीओ की हम बात करेंगे तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने इसरो की बात किया है ना, इसरो की हमने बात किया, इसरो का कार्य क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि जितने भी अंतरिक्ष वाला जो क्षेत्र का अन्वेषण कार्य होता है तो उन सबको पूरी तरह से अंतरिक्ष के क्षेत्र में अन्वेषण कार्य करने की जिम्मेदारी किसकी है, इसरो की है। वहीं पर डीआरडीओ की बात करेंगे तो भारत में जितने भी हथियारों एवं मिसाइलों का निर्माण करना किसका काम है, डीआरडीओ का काम है। यहीं पर इसकी अगर स्थापना की अगर बात करेंगे तो स्थापना जो देखी हमने तो यहां पर याद रखना 1958 में इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक है, यहीं पर इसके मुख्यालय की अगर बात की जाए तो मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, तो इसके मुख्यालय को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला है इसके प्रमुख की अगर बात करेंगे तो प्रमुख कौन है, वर्तमान इसके डीआरडीओ के प्रमुख कौन है, तो यहां पर आपको याद रखना होगा जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी जो है आपको अच्छे से याद रखना होगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। जी सतीश रेड्डी को आपको याद रखना होगा। ठीक है, डीआरडीओ का हमने फुल फॉर्म देखा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और चर्चाओं में क्यों था हमने इस पॉइंट को भी समझ लिया कि VLSR-SAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। और ये सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया गया, तो उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया। ठीक है, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, इसलिए ज्यादा चर्चाओं में। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। चर्चाओं में है मानव रहित विमान। ये मानव रहित विमान कैसे, बिना किसी मानव के, समझ में आया, बिना किसी मानव के उड़ान भरने वाला एक विमान की हम बात कर रहे हैं, जिसे हाल ही में जो है भारत के वैज्ञानिकों द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, भारत के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। अब इसका जो है हम यहां पर बात करते हैं कि कर्नाटक के बेंगलुरु में, ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, कर्नाटक के बेंगलुरु में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा सोलर ऊर्जा से, ठीक है, सोलर ऊर्जा से संचालित होने वाला एक और उड़ने वाला एक विमान बनाया है। ठीक है, सोलर ऊर्जा से संचालित होने वाला एक विमान बनाया है जिसका नाम हमने क्या रखा है, हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम, HAPS। इस जो है विमान को अच्छे से याद रखना है, हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम इसका नाम है। और इस जो है ये जो विमान है इसका काम क्या होगा कि 90 दिनों तक जो है पूरी तरह से ये उड़ान भरेगा। किस प्रकार से उड़ान, किस प्रकार से भरेगा, सोलर ऊर्जा से उड़ान भरेगा। यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है, इसे नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज में तैयार किया जा रहा है और यह है कहां पर, बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, बेंगलुरु में स्थित है। तो यहां तक क्लियर हुआ। हमने यहां पर जो है देखा कि हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम इसका नाम रखा गया है। ठीक है, अब ये 90 दिनों तक उड़ान भरेगा और साथ ही साथ हमको इस पॉइंट को याद रखना होगा कि लगभग ये 17 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक ऊंचाई तक, है ना, 17 किलोमीटर से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर के ये दिन रात तैनात रह सकता है। समझ में आया। ठीक है, मानव रहित विमान मतलब जो है आप सीधे स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि उसमें मानव का मतलब जो है मानव उसमें उड़ान नहीं भर सकता। यहां तक क्लियर हुआ। चलो, डीआरडीओ निशांत एक मानव रहित विमान है। इससे पहले भी जो मानव रहित विमान विकसित किया गया था, लेकिन यहां पर चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि ये किस माध्यम से बनाया जा रहा है, सोलर ऊर्जा से संचालित एक विमान बनाया गया है। ठीक है, सोलर ऊर्जा मतलब सूर्य से आने वाली ऊर्जा को इसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। चलो आगे देखते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। चर्चाओं में है एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी। चर्चाओं में कैसे है, क्योंकि हाल ही में भारत ने इस एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी को 5वीं बार जीता है। कैसे जीता है आगे देखते हैं। ये इस प्रकार से सेलिब्रेशन किया जा रहा है, आप लोग भी देख लीजिए, है ना। आगे, हाल ही में भारत ने 5वीं बार इस ट्रॉफी को जीता है। इस ट्रॉफी को कैसे जीता, भारत ने चीन को हराकर, किसको हराकर, चीन को हराकर, कितने जीरो से, 1-0 से
है ना, 1-0 से भारत ने चीन को हराकर 1-0 से इस प्रतियोगिता को जीत लिया है। और इस एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने वाला जो भारत सबसे ज्यादा बार, ठीक है, सबसे ज्यादा बार जो जीतने वाला जो देश बन चुका है वो कौन सा बन चुका है? भारत बन चुका है। ठीक है, कितने बार? 5 बार। ठीक है, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। यहां पर हमने देखा कि 1-0 से हराया है, तो यहां पर 1-0 मतलब एक ही गोल किया गया। ठीक है, 51 में, लास्ट 51 मिनट में जुगराज नामक खिलाड़ी, है ना, जुगराज सिंह नामक एक खिलाड़ी के द्वारा गोल किया जाता है। ठीक है, तो उन्हीं के माध्यम से यहां पर इस प्रकार से भारत जो है ये प्रतियोगिता जीत लेता है। ठीक है, इस प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर हुआ? आयोजन की अगर हम बात करेंगे तो आयोजन जो हुआ कहां पर हुआ? आयोजन कहां हुआ? तो यहां पर अब इस प्रकार से बोल सकते हैं कि इस प्रतियोगिता का आयोजन जो हुआ चीन में हुआ। मतलब हम चीन में ही जाकर के चीन को हरा करके भारत आए हैं। ठीक है, अब इसमें इस एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करेंगे तो इसका प्रारंभ कब से हो जाता है? 2011 से इसकी स्थापना हो जाती है। मतलब 2011 से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और 2011 से भारत अब तक जो है कितने बार जीत चुका है? 5 बार जो है इस प्रतियोगिता को जीत चुका है। आगे देखिएगा, है ना, शामिल देश की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कुल मिलाकर के शामिल देश कितने हैं? 6 देश हैं। ठीक है, शामिल देशों की हम बात कर रहे हैं तो इसमें इस प्रतियोगिता में शामिल होने वाले देशों की संख्या कितनी है? 6 है। अब ये एशियाई खेल है, मतलब एशिया के ही देशों को इसमें शामिल किया जाएगा। समझ में आया यहां तक? एशिया के ही यहां पर जो है एशिया के ही देशों को इसमें शामिल किया जाएगा। और वो देश कौन कौन से हैं? भारत है, पाकिस्तान है, भारत पाकिस्तान है, मलेशिया है, जापान है, दक्षिण कोरिया और चीन है। तो इसी प्रकार से आपको 6 देशों के नाम आपको पता होना चाहिए कि जो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में कौन कौन से देश शामिल होते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? और इसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान आपको एक पॉइंट याद रखना होगा कि 200वां गोल करने वाले, है ना, इसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, ये फाइनल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फाइनल में तो जुगराज सिंह ने यहां पर गोल किया, लेकिन यहां पर जो है इस चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान जो है 200वां गोल करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं कौन? भारतीय क्रिकेट टीम के भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जो है मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह के द्वारा जो है 200वां गोल किया जाता है। और 200 गोल करने वाले, 200 प्लस गोल करने वाले जो व्यक्तियों के रूप में अगर देखा जाए तो भारत के तीसरे व्यक्ति बन चुके हैं, तीसरे हॉकी खिलाड़ी बन चुके हैं। कितने गोल किए हैं? 200 गोल किए हैं। यहां तक क्लियर हुआ? चलो आगे देखते हैं। यहां पर हमने देखा मेंस एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी, हॉकी विजेता की हम बात कर रहे हैं। तो हॉकी विजेता में भारत ने 2011 में पहली बार जो है इसको जीता। ठीक है, और किसको हराया? पाकिस्तान को हरा दिया। यहीं पर 2012 में पाकिस्तान जीत जाता है, भारत को हरा देता है, एक दूसरे से बदला ले लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से 2013 में फिर जापान हार जाता है। ठीक है, पाकिस्तान जीतता है, फिर 16 में भारत जीत जाता है। 2018 में भारत और पाकिस्तान को संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया जाता है। संयुक्त रूप से विजेता मतलब यहां पर ऐसा क्या घटना हुई होगी कि दोनों को संयुक्त रूप से, भैया दोनों लड़ रहे थे, ठीक है, दोनों को विजेता घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर मुख्य घटना यह हुई थी कि यहां पर जो है बारिश वाली घटना हुई थी। ठीक है, बारिश की वजह से इस प्रतियोगिता में विजेता दोनों टीम को घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, भैया दोनों लोग लड़ रहे थे 20 रुपए के लिए, दोनों में 10-10 रुपए बांट दिए। तो इसी प्रकार से यहां पर आपको इसको याद रखना है। 2021 में दक्षिण कोरिया, 2023 में भारत और 2024 में फिर से भारत चीन को हरा देता है। इसी प्रकार से अब यहां पर जो है महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की हम बात कर रहे हैं। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में जो है भारत में, यहां याद रखना कि भारत ने भी इस प्रकार से जीता है। सिर्फ यहां पर जो है आप जो है एक बार आप जो है इस ट्रॉफी को जीती है महिला वर्ग में। ठीक है, शुरुआत कब से हुई? 2010 से हुई। यहां पर याद रखना 2011, 13, 16, 18 और 21 के बाद अभी ये प्रतियोगिता आयोजित नहीं हुई है। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। आगे देखिएगा। हाँ, हमने बात किया था कि 200 गोल करने वाले व्यक्ति कौन बन चुके हैं? मनप्रीत सिंह बन चुके हैं।
ठीक है, 200 गोल करने वाले मनप्रीत सिंह बन चुके हैं, मनप्रीत सिंह। ठीक है, तो आपको इन तीनों को याद रखना होगा कि मैंने आपको बताया कि ये 3rd नंबर के खिलाड़ी बन चुके हैं हॉकी के क्षेत्र में, तो आपको इन तीनों खिलाड़ियों के बारे में याद होना चाहिए कि ये कौन है, मेजर ध्यानचंद है। और मेजर ध्यानचंद को किस नाम से जाना जाता है, तो हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर आपको याद रखना होगा बलबीर सिंह, ठीक है, बलबीर सिंह जो है दूसरे व्यक्ति बन जाते हैं जो 200 प्लस गोल किए हैं जिन्होंने। तो इसी प्रकार से आपको तीनों व्यक्तियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहीं पर अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद की, मेजर ध्यानचंद के द्वारा 1928 में गोल्ड मेडल दिलवाया गया, फिर उसके बाद में 1928 के बाद 1932 में गोल्ड मेडल मिलवाया, ठीक है, 1932 के बाद 1936 में। इन तीनों सन में लगातार जो है गोल्ड मेडल दिलवाने वाले व्यक्ति कौन, मेजर ध्यानचंद। तो इसी के साथ हम यहां पर अगर देखें, भारत ने कुल मिलाकर के हॉकी के क्षेत्र में ओलंपिक में पदक कितने प्राप्त किए हैं, तो यहां पर आपको याद रखना है 13 गोल्ड। इसी में आप जो है 13 गोल्ड नहीं है, यहां पर 13 पदक है, जिसमें गोल्ड की संख्या आपको पता होनी चाहिए, ब्रॉन्ज की पता होनी चाहिए और सिल्वर की पता होनी चाहिए। तो इसमें हम जो है सिर्फ 8 गोल्ड मेडल की बात करेंगे। 8 गोल्ड मेडल कब कब मिला, तो 1928 में, 32 में, 36 में और इसी के साथ 1948 में, 1948 के बाद 1952 में, 1952 के बाद 1956 में। तो इन आपको जो है सनों को याद रखना होगा। और उसके बाद 1964 में, 1980 में, ये इन सनों को आप जो है 8 सन को आप लोग जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा कि भारत को गोल्ड मेडल कब कब मिला है, किस क्षेत्र में, हॉकी के क्षेत्र में। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए, इसी के साथ अगर हम यहां पर जो है महिला वर्ग की अगर बात करेंगे, ठीक है, हमने यहां पर बात किया हॉकी के क्षेत्र की बात किया, अब यहां पर जो है बात करते हैं क्रिकेट वर्ग की। क्रिकेट वर्ग की, क्रिकेट वर्ग में यहां पर देखिए T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। T20 वर्ल्ड कप जो है कहां पर आयोजित किया जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। T20 वर्ल्ड कप जो है कहां पर आयोजित किया जा रहा है, तो और कब किया जा रहा है, तो 2024 में आयोजित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत की अगर बात करेंगे तो 2024 में इसकी शुरुआत तो हुई है, लेकिन कहां पर हो रही है, तो आपको याद रखना है संयुक्त अरब, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया जा रहा है। लेकिन प्रारंभ की अगर बात करेंगे तो प्रारंभ में इसका आयोजन करने की बात जो की गई थी, इसका प्रारंभ में आयोजन करने की जो बात की गई थी, इसका आयोजन कहाँ होना था, बांग्लादेश में होना था। लेकिन बांग्लादेश में इसका आयोजन क्यों नहीं किया गया, क्योंकि वहां पर हाल ही में जो है सत्ता में परिवर्तन हुआ है और उथल पुथल जो है विभिन्न प्रकार की जो राजनीतिक मामले वहां पर चल रहे हैं, इस वजह से वहां पर जो है बांग्लादेश में आयोजित नहीं करवाया जा रहा है। तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये जो टूर्नामेंट कब से कब तक चलेगा, तो 3 अक्टूबर से, ठीक है, 3 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर के मध्य में इस प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाएगा। और इसी जो क्रिकेट वर्ग का, जो महिला वर्ग का जो T20 वर्ल्ड कप है, इसमें फीमेल वर्ग और मेल वर्ग, इसमें एक घोषणा की गई है कि फीमेल वर्ग और मेल वर्ग में यहां पर याद रखना कि दोनों की जो सम्मान राशि जो अब जो होगी बराबर होगी। समझ में आया, मेल वर्ग और फीमेल वर्ग की जो टूर्नामेंट होगा तो उसमें राशि जो होगी एक प्रकार से क्या होगी, बराबर होगी। अब बराबर किस प्रकार से होगी, तो यहां पर याद रखना कि इस बार की जो महिला वर्ग की जो टूर्नामेंट की जो वर्ल्ड कप जो चल रहा है, उसमें कुल मिलाकर के राशि जो मिलेगी कितनी मिलेगी, 19 करोड़ रुपए विजेता टीम को दिया जाएगा। कितना, 19 करोड़ रुपए विजेता टीम को दिया जाएगा। और उप विजेता की बात करेंगे तो 9 करोड़ रुपए उस उप विजेता टीम को दिया जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। हमने इस पॉइंट को भी देख लिया, हॉकी के क्षेत्र को भी समझ लिया और क्रिकेट के क्षेत्र को भी समझ लिया। चलिए आगे देखते हैं, है ना। चर्चाओं में है पेजर। अब ये पेजर जो है बहुत खतरनाक रूप से अभी समाज में या फिर जो है सोशल मीडिया पर भी चल रहा है ना। पेजर क्या है, हाल ही में जो है अभी जो लेबनान एक देश आपको मिल जाएगा, लेबनान में इस प्रकार की घटना हुई है कि जो छोटा सा पेजर जो है ये फट रहा है। अब इसके फटने के पीछे जो है कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्यों फट रहा है, क्या किसी की साजिश तो नहीं है। कई सारे देशों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, कई सारे जो आतंकी संगठन है वो किसी एक देश के ऊपर जो है आरोप लगा रहे हैं कि आप ही का सब कुछ किया धराया है, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है ये पेजर क्या है। पेजर क्या है, तो इसे हम अच्छे से समझते हैं कि पेजर जो है एक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल मैसेज भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सिर्फ
यहाँ पर जैसे आपने वॉकी टॉकी देखा होगा, वॉकी टॉकी अभी जो है आगे आने वाले टाइम में आतंकी संगठन या फिर इजराइल के द्वारा जो है एक प्रकार से कई सारे बयान भी दिए जा रहे हैं कि अभी तो सिर्फ पेजर फटा है, आगे आगे देखो होता है क्या। ठीक है, जो कई सारे देश जो हैं, जैसे यहाँ पर देखा जाए, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा लेबनान, ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा लेबनान, यहाँ पर आपको मिल जाएगा फिलिस्तीन, है ना, फिलिस्तीन, और यहाँ पर मिल जाएगा गाजा, और यहाँ पर है ये इजराइल। ये पूरा पीला भाग जो है क्या है, ये इजराइल है। तो यहाँ पर जो है इजराइल की जो है इन तीनों देशों के साथ जमती नहीं है, किसी भी प्रकार से नहीं जमती है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि फिलिस्तीन के साथ झगड़े हुए, है ना, गाजा के साथ झगड़े हुए, अब जो है यहाँ पर जो है लेबनान के साथ झगड़े हुए। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से घटनाएं घटित हो रही है, तो इसके सभी जो देश है, ये सारा का सारा जो जिम्मेदारी किसको दे रहे हैं, इजराइल को दे रहे हैं कि भैया आप ही की वजह से हुआ है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 1990 के दशकों में काफी लोकप्रिय था ये पेजर। मोबाइल फोन इतने प्रचलित नहीं थे 1990 के टाइम की अगर हम बात करें तो 1990 में पेजर जो है इसका ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता था। और एक पेजर जो है ना, पेजर की हम बात कर रहे हैं तो हेल्थ केयर और इमरजेंसी सर्विस के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे पेजर का उपयोग जो है मैसेज भेजने और मैसेज को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और इसमें खास बात यह है कि जब पेजर का हम लोग उपयोग करते हैं तो इसमें हमारी लोकेशन का पता नहीं चल पाता है कि ये मैसेज कहाँ से भेजा गया है और कहाँ से ये मैसेज आया है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से। और यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि ये जो इजराइल के जो पड़ोसी देश जो है ये पूरे के पूरे जो है ये परमाणु संपन्न देश नहीं है। कई बार इन्होंने परमाणु संपन्न बनने की कोशिश की, लेकिन इजराइल जो है इनको बनने ही नहीं दे पाता, बनने नहीं देता। मतलब कोई वैज्ञानिक आया, कोई किसी ने अच्छे से परमाणु बम के ऊपर कार्य करना शुरू कर दिया तो उसको इतने अच्छे तरीके से मरवा दिया जाता है कि पता भी नहीं चलता कि इसको मारा तो मारा किस तरीके से मारा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर लेबनान है। लेबनान में लगभग जो है 2750 जो है पेजर फटने के मामले आए हैं। और इसी में इस पेजर फटने के दौरान यहाँ पर आपको याद रखना है कि कुल मिलाकर के 20 से, है ना, 15 से 20 लोगों की यहाँ पर जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, पेजर फटने की वजह से। और जो घायल है लगभग 2750। जब यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि 3000 जो पेजर जो है हाल ही में लेबनान में भेजे गए। ठीक है, लेबनान में भेजे गए। तो 3000 पेजर में से 2750 जो है पेजर के फटने की वजह से यहां पर जो है जो वो व्यक्ति घायल हो जाते हैं। कुछ लोगों के जेब में रखे हुए थे, जेब से निकालने के बाद उन्होंने सामने लाए, मैसेज क्या आया, है ना, तो वहीं पर मुंह फट गया। और इतने खतरनाक तरीके से फटा कि किसी की आंखें बाहर आ गई है, किसी का कोई चेहरा ही समझ में नहीं आ रहा है, किसी का हाथ ही नहीं है। और वहीं पर जेब में जिसका रखा हुआ था पेजर, तो वो जो पेजर जो इतने खतरनाक तरीके से फटा है कि किसी की टांगे ही नहीं बची है, किसी की किडनी खराब हो गई, किसी का मतलब जो है एक प्रकार से नीचे वाला पोर्शन ही खराब हो गया पूरा का पूरा। तो ये इतने खतरनाक रूप से पेजर जो फटा हुआ है, लगभग 2750 लोग अभी भी घायल है। अब उनमें से 2750 में से भी कई लोगों की संभावनाएं नहीं है कि वो जीवित बच पाएंगे। चलो आगे देखते हैं। तो यहां पर बात आई है पेजर की। ठीक है, हाल ही में लेबनान में हजारों पेजर एक साथ फटने से कई लोगों की मृत्यु हुई है। लेबनान में एक हिजबुल्ला संगठन है। लेबनान का एक आतंकी संगठन की हम बात करेंगे तो कौन सा है, हिजबुल्ला। इस संगठन ने इजराइल के ऊपर डायरेक्ट आरोप लगाया है कि भैया आप ही की वजह से हुआ है ये सब। ठीक है, तो इजराइल को दोषी ठहराया है। अगला है हमास ने इस हमले को, हाँ यहां पर याद रखना, हमास आतंकी संगठन है। और हमास आतंकी संगठन कहां का है, इस गाजा पट्टी का है। गाजा पट्टी का एक आतंकी संगठन है, कौन सा, हमास। ठीक है, हमास ने इसको पूरी तरह से बोला है कि भैया आप ही की जिम्मेदारी है कि आपसे बदला लिया जाएगा जो आपने जो लेबनान में किया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहां पर जो है लेबनान जो है यहां पर गाजा पट्टी जो है इजराइल से बदला लेने की बात किया। अगला देखिएगा, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल में हमले के बाद हिजबुल्ला पेजर्स का इस्तेमाल बड़े स्तर पर शुरू किया था जिन्हें हम ट्रैक न कर पाए। मतलब जो है यहाँ पर याद रखना कि जो पेजर जो होते हैं जिसे ट्रैक नहीं किया जाता, ठीक है, ट्रैक नहीं किया जा सकता। अगला है CNN की थ्योरी के अनुसार, यहां पर याद रखना CNN के मुताबिक एक ऐसा मामला हो सकता है कि पेजर्स को हैक कर, मतलब जो जिसने भी पेजर्स बनाया है उसके पेजर्स को हैक कर लिया गया, उसमें किसी प्रकार की लिथियम बैटरी जो लगी है उसमें ओवरहीट करके ब्लास्ट करवाया गया हो। ठीक है, कई सारे कयास
कई तरीके से लगाए जा रहे हैं। थ्योरी 2 क्या है? सप्लाई के दौरान या मैन्युफैक्चरिंग के दौरान पेजर्स में विस्फोटक लगा दिए गए हो जो तभी ब्लास्ट हो जाएं जब उनमें एक तरह का खास तरीके का मैसेज पहुंचे। और ये जो पेजर जो है अधिकांश रूप से देखा जाता है कि 11 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में मैसेज भेजा जाता है। उसमें जितने भी जो सीक्रेट मैसेज जो होते हैं 11 बजे से लेकर के 4 बजे के मध्य में भेजा जाता है। लगभग 3:30 बजे जो है यहाँ पर इस पेजर में मैसेज आता है। कई लोग जो है निकाल पाते हैं, देख पाते हैं। तो जो लोग चेहरे के पास में लाते हैं पेजर, उनका चेहरा खराब हो जाता है। जो लोग जेब में ही रखते हैं वो उनके जो निचला अंग जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो इसी प्रकार के मामले देखे गए और पेजर जो इतने खतरनाक तरीके से फटा, तो जिसका जो है पूरा तरीके से जिम्मेदारी किसको दी गई है? इजराइल को दी गई है कि आप ही के द्वारा ये किया धराया हुआ है। तो इजराइल के द्वारा कैसे किया गया? तो इजराइल के द्वारा किया गया कि जो पेजर जो होते हैं उसमें जो बैटरी लगी हुई होती है लिथियम आयन बैटरी। अब यहाँ पर मामला ये समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पर यहाँ पर याद रखना, जो यहाँ पर देखिएगा एक लेबनान देश है। लेबनान देश ने इस ताइवान देश को बोला कि आप हमें जो है क्या दीजिए? पेजर बना करके दीजिए। ठीक है, पेजर बना करके दीजिए। अब इसी तरह ताइवान ने क्या किया कि यहाँ पर उपस्थित जो एक देश है हंगरी से टाई अप किया कि आप हमको एक जो है वो पेजर बना के दीजिए। ठीक है, लगभग 3000 जो पेजर जो है कहां पर भेजे गए? इस लेबनान में भेजे गए। और 3000 पेजर में यहां पर जो है जैसे ही इनको पता चलता है कि पेजर बन रहा है, कहां पर? हंगरी में बन रहा है, तो इजराइल की संस्था क्या करती है? एक गुप्तचर संस्था है मोसाद, वो क्या करती है कि वहां पर अपने एजेंट को भेज करके उसमें जो है चिप के माध्यम से वहां पर चिप लगवा दी जाती है उस पेजर में। जैसे ही वो बैटरी ओवरहीट होगी, सॉफ्टवेयर भी डाल दिया जाता है। जैसे ही उसमें जो मैसेज भेजा जाता है वो ओवरहीट हो जाती है 3:30 बजे, और 3:30 बजे के बाद जैसे ही वो ओवरहीट होने के बाद वो क्या हो जाता है? पूरी तरह से फट जाता है। ठीक है, तो इसकी जो जानकारी है, अब इसमें किसी एक व्यक्ति को मतलब पता चल जाता है कि कुछ इस प्रकार के जो यहाँ पर पेजर में गड़बड़ी है, तो वो जाता है अपने सीनियर के पास और उसका जो सीनियर के पास जाकर के पूरी सारी व्यथा बता देता है कि भैया देखिए ऐसी ऐसी घटना है, ये पेजर में कुछ ना कुछ किसी प्रकार की यहाँ पर जो है छेड़खानी की गई है। तो उसका जो सीनियर जो था वो मोसाद का एजेंट था। ठीक है, और मोसाद किस देश की है? इजराइल की। वो सारा का सारा जो उसको बता देता है और उसको ही मरवा देता है। ठीक है, आगे तो ऐसी घटना होती है। ये इस प्रकार से पेजर फटे हैं जो एक प्रकार से जैसे यहाँ पर जो घूमने वाले लोगों के बीच में इस पेजर को बनाया था किसने? अपोलो गोल्ड कंपनी ने बनवाया था। ठीक है, अपोलो गोल्ड कंपनी के द्वारा जो इस प्रकार के पेजरों को बनाया गया था, जो इसमें विस्फोट हुआ है। चलो, इस प्रकार से लेबनान में पेजर्स का धमाका हुआ है। पहले भी लेबनान ने कई सारे पेजर्स को मंगवाए थे, लगभग 3000 क्या उससे ज्यादा भी जो है पेजर्स मंगवाए थे, लगभग 2.5 लाख, है ना, 2.5 लाख पेजर्स जो भेजे गए थे। कहां से भेजे गए थे? तो एक प्रकार से ताइवान से भेजे गए थे इससे पहले भी, लेकिन जो रिसेंटली मामला किसका है? 3000 पेजर्स का है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है हमारा जो अगला टॉपिक की बात करेंगे, एक देश एक चुनाव। एक देश एक चुनाव की हम बात करेंगे तो यहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा हाल ही में एक घोषणा की गई है कि अगला जो होगा चुनाव, कौन सा चुनाव होगा? 19वीं लोकसभा का जो चुनाव होगा ये किस प्रकार से होगा? तो आप लोग जो है यहां पर स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं कि 19वीं लोकसभा का जो चुनाव होगा वो एक देश एक चुनाव प्रणाली के आधार पर ही होगा। अब ये एक देश एक चुनाव प्रणाली है क्या? तो इसे हम आगे अच्छे से समझते हैं। आगे देखिएगा, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट की एक देश एक चुनाव पर बनी रामनाथ कोविंद समिति, इस समिति को याद रखिएगा, रामनाथ कोविंद समिति। रामनाथ कोविंद समिति की अनुशंसा को मंजूरी दे दी गई है। और रामनाथ कोविंद समिति की जो अनुशंसा कब आई थी? तो 14 मार्च 2024 को इस समिति की अनुशंसा आई थी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। इसी को लेकर के माना जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र में इसे लेकर विधेयक को पेश किया जाएगा। जैसे यहां पर संसद में पेश किया जाएगा तो सबसे पहले कहां पर पेश किया जाएगा? लोकसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा के बाद कहां पर? राज्यसभा में पेश किया जाएगा। ठीक है, राज्यसभा में 14 दिन रहेगा। उसके बाद में सीधे कहां चले जाएगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है जब हस्ताक्षर कर दिया जाएगा तो वो पूरे के पूरे जो है लागू हो जाएगा। मतलब आगे आने वाला जो चुनाव होगा, मतलब 19वें नंबर का जो लोकसभा चुनाव होगा वो पूरा का पूरा जो है एक देश एक चुनाव पर आधारित होगा। समझ में आया? तो इसी प्रकार से यहां पर जो है इन मुद्दों को समझते हैं।
अब इस मुद्दों को समझने से पहले, क्या भारत में इससे पहले भी जो है लोकसभा के चुनाव जो है कुछ इस प्रकार से हुए हैं क्या? हाँ, तो यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि इससे पहले 1951 में एक देश एक चुनाव प्रणाली के आधार पर इस प्रकार से चुनाव हुए हैं। अब ये एक देश एक चुनाव प्रणाली के आधार पर हम इसे समझ लेते हैं कि जो इस प्रकार की जो रिपोर्ट जारी की जो की गई है रामनाथ कोविंद समिति के द्वारा, तो इसमें जो रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें प्रथम चरण में जो चुनाव होगा, प्रथम चरण में जो चुनाव होगा, तो इसमें याद रखिएगा पहला जो चुनाव होगा लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा। दूसरे चरण की अगर बात करेंगे तो दूसरा चरण में क्या होगा, एक प्रकार से यहां पर याद रखना है नगरीय निकाय वाले चुनाव होंगे, नगरीय निकाय वाले चुनाव होंगे, साथ में है ना, साथ में पंचायत के चुनाव होंगे। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि 2 चरणों में होगा, किसकी रिपोर्ट के अनुसार, रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट के अनुसार, तो 2 चरणों में होगा। पहले चरण में होगा लोकसभा और विधानसभा का चुनाव, और दूसरे चरण में होगा नगरीय निकाय, जिसमें पंचायत भी शामिल होगी, नगर पालिका भी शामिल हो जाएंगे। और यहां पर ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो दोनों चरण होंगे उनके बीच में ड्यूरेशन अगर देखा जाए तो लगभग 100 दिनों का होगा। कई व्यक्तियों के द्वारा या फिर कई जानकारों के द्वारा यह भी बोला जा रहा है कि जब आप इन दोनों के बीच में 100 दिन का गैप रखेंगे तो ये एक देश एक चुनाव प्रणाली के आधार पर साबित मतलब जो पूरी तरह से संचालित कैसे हो पाएगा। एक देश एक चुनाव का मतलब यही है कि इन तीनों चुनावों को मतलब जो है लोकसभा, विधानसभा और नगरीय निकाय के चुनाव जो है एक प्रकार से जो साथ में करवाए जाए। आगे देखते हैं। तो इसी प्रकार से हमने देखा कि 1951-52 में पहली बार जो है एक देश एक चुनाव प्रणाली के आधार पर चुनाव संचालित किया गया। फिर उसके बाद में 1957 में दूसरी बार, ठीक है। फिर 1957 के बाद 1962 में तीसरी बार, 1967 में चौथी बार। मतलब लगातार जो है 4 बार जो है भारत में एक देश एक चुनाव प्रणाली के आधार पर चुनाव संचालित किए गए। उसी के बाद में यहां पर आपको याद रखना है कि एक देश एक चुनाव प्रणाली क्या भारत में इसके बाद भी लागू रही। इसके बाद जो है एक देश एक चुनाव प्रणाली जो है भारत में इसके बाद जो है बंद कर दी गई। इसको लेकर के कई सारे मामले भी उठाए गए कि क्यों ना हम जो है भारत में एक देश एक चुनाव प्रणाली को लेकर के हम जो है फिर से इसे अपनाया जाए। तो इसी को लेकर के यहाँ पर 1983 में एक बार मांग उठी जिसको पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया गया, दूसरे पॉइंट के रूप में हम इसे समझते हैं कि दूसरी बार जब इसे जो लागू करने की बात की गई एक देश एक चुनाव को 1999 में, तीसरी बार ये भी पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। फिर उसके बाद तीसरी बार की अगर बात करेंगे तो तीसरी बार जो हुआ 2015 में, इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। तो तीनों बार इस पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन चौथी बार जो है 2023 में एक समिति बनाई गई और एक समिति बनाने के बाद जो है उस समिति का नाम क्या रखा गया, रामनाथ कोविंद समिति रखा गया, रामनाथ कोविंद समिति, ठीक है। तो 2023 के बाद इस समिति को बनाया गया और समिति की अनुशंसा के आधार पर, ठीक है, इसमें अनुशंसा की गई है। जिस समिति की अनुशंसा कब आई, 14 मार्च 2024 को। तो इसी प्रकार से हमने यहां पर ये देखा। अगला है इस वन नेशन वन इलेक्शन से फायदा होगा क्या, ठीक है। फायदे की हम बात कर लेते हैं और नुकसान की भी हम बात करेंगे, जिसमें हम जो है प्रमुख पॉइंटों को लेकर के आए हैं। पहला है राजकोष की बचत होगी। जैसे हम लोग जो है यहां पर देखें कि राजकोष की बचत कैसे होगी। राजकोष में इस प्रकार से बचत होगी कि जैसे आप लोग जो है ईवीएम का उपयोग करते हैं, है ना, ईवीएम का उपयोग करते हैं, फोर्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से फोर्स का उपयोग करने के साथ साथ में हम लोग जो है कर्मचारियों का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब उन्हीं कर्मचारियों को एक बार ही सैलरी दी जाए तो एक प्रकार से राजकोष में भी बचत होगी, है ना। सेनाएं जो होती है सारे काम काज छोड़ करके चुनाव करवाने के लिए आ जाती है, तो उनको जो है एक प्रकार से यहाँ पर जो है उनकी भी एक जो कार्य क्षेत्र जो होता है उनको भी एक प्रकार से वहां पर जो है सहूलियत मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से राजकोष में बचत हो जाएगी। काले धन पर लगाम। अब ये काले धन पर लगाम कैसे होगा कि मतलब जो काले धन जो है, अभी जैसे देखा है आपने इलेक्टोरल बॉन्ड, किस प्रकार से किन जो राष्ट्रीय पार्टियों को चंदा जो दिया जाता है उसकी जानकारी मिल जाएगी, सारे सार्वजनिक हो जाएगी। संसाधन की बचत, जैसे हमने यहाँ पर बात किया ईवीएम की बचत हो जाएगी, है ना, संसाधन की बचत में जिसमें फोर्स की भी बचत हो जाएगी, ठीक है। आगे बार बार उनको बुलाना नहीं पड़ेगा। विकास कार्यों में नहीं होगी रुकावट। जैसे आपने देखा है कि आचार संहिता लगा दी जाती है, आचार संहिता जो लगा दी जाती है तो इसमें
आपको याद रखना होगा कि जब आचार संहिता लगाई जाती है तो विकास कार्य को रोक दिया जाता है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर देखा कि विकास कार्यों में रुकावट नहीं होगी, तो यहाँ पर हम कैसे रुकावट नहीं होगी कि जैसे आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में एक बार रुकावट लगा दी जाएगी, फिर उसके बाद में विधानसभा के चुनाव में एक बार रुकावट लगा दी जाएगी, फिर उसके बाद में पंचायत चुनाव में एक बार रुकावट लगा दी जाएगी। जो सरकारी काम जो होते हैं एक प्रकार से हम उनकी रुकावट को पूरी तरह से रोक सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके नुकसान जान सकते हैं। वोटिंग पैटर्न पर असर होगा। वोटिंग पैटर्न पर कैसे असर होगा कि जो मुद्दे जो होते हैं, जो क्षेत्रीय स्तर के जो मुद्दे होते हैं, ठीक है, वो सामने नहीं आ पाएंगे। जो छोटे स्तर के जो मुद्दे होते हैं, जो क्षेत्रीय स्तर के जो मुद्दे होते हैं, वो निकल करके सामने नहीं आ पाएंगे। और इससे क्या होगा कि जो सिर्फ होगा राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर बात की जाएगी। आगे, छोटी पार्टियों के अस्तित्व पर खतरा है। मतलब जितने भी भारत में राष्ट्रीय पार्टियां अभी वर्तमान में संचालित है, जैसे 6 राष्ट्रीय पार्टियां अभी वर्तमान में है, ठीक है, 6 राष्ट्रीय पार्टियां अभी वर्तमान में हैं, तो इन्हीं के बाद यहां पर छोटी पार्टियों का अस्तित्व पर खतरा हो जाएगा और अधिक संसाधन की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमने यहां पर देखा कि हम यहां पर सिर्फ ईवीएम को एक बार उपयोग करेंगे, फोर्स को एक बार बुलाएंगे, कर्मचारियों को एक बार बुलाएंगे, लेकिन यहां पर जो है अत्यधिक से अत्यधिक क्षेत्रों में हम लोग जो है चुनावों को हम लोग संचालित करने के लिए अत्यधिक से अत्यधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। जैसे यहां पर हम बात करते हैं ईवीएम की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसका सबसे पहले उपयोग कहाँ किया गया? केरल में किया गया। ठीक है, केरल में करने के बाद यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं, 1982 में, है ना, 1982 में 50 लोकसभा सीट पर जो है केरल में इस पर जो है 50 लोकसभा सीट पर ईवीएम का उपयोग किया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा संसाधन की जरूरत होगी अत्यधिक मात्रा में, तो संसाधन में जैसे ईवीएम की आवश्यकता होगी, फोर्स ज्यादा मंगवानी पड़ेगी, सरकारी कर्मचारियों को हम लोग जो है ज्यादा मात्रा में उनको बुलवाना पड़ेगा, तो एक प्रकार से उन पर वित्त का भार और ज्यादा पड़ सकता है। ऐसे कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम जो इन मुद्दों को समझ लिया। आगे है चर्चाओं में मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश। चर्चाओं में कैसे है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के 28वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में सुरेश कुमार कैत जी को नियुक्त किया गया है। अब आपको यहां पर पता होना चाहिए कि सुरेश कुमार जी को नियुक्त किया गया है, तो ये कहां पर नियुक्त किया गया है? मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इसी से संबंधित हम एक पॉइंट यहां पर देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश की हम बात करेंगे तो कौन है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। यहीं पर वर्तमान की अगर बात करेंगे तो वर्तमान जो है अभी कौन है? सुरेश कुमार कैत जी है। ठीक है, कैत जी, इसको याद रखिएगा। यहीं पर अगर हम भारत की बात करेंगे, भारत का मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में कौन है तो इसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन प्रथम की बात कर लेते हैं। प्रथम कौन है? एच.जे. कनिया, है ना, इन्हें आप अच्छे से याद रखिएगा, एच.जे. कनिया। और वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में, है ना, इनके क्रम याद रखिएगा। जैसे यहां पर हमने बात किया 28वें हैं, ये 28वें हैं। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर याद रखना डी.वाई. चंद्रचूड़ को आप लोग जो अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इनके क्रम की अगर बात करेंगे तो 50वां इनका क्रम है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम कुछ प्रश्नों को लेकर के आते हैं, जो करंट अफेयर्स के जो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं जहां से बनने की संभावना ज्यादा होती है ना, उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। हाल ही में भारत के किस शहर में 2800 साल पुरानी मानव बस्ती के अवशेष देखे गए? तो ये देखे गए हैं बड़नगर, गुजरात में देखे गए हैं। बड़नगर गुजरात में देखे गए हैं। आगे चलिए, हाल ही में AD-1 मिसाइल को किस देश ने लॉन्च की है? तो AD-1 मिसाइल जो है हाल ही में DRDO के द्वारा लॉन्च की गई है, और DRDO के द्वारा जो है ये अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों को पूरी तरह से समाप्त करने वाली, मतलब अंतर महाद्वीपीय मिसाइल मतलब जैसे हम बात करें यहाँ पर जो है ये यूरोप है, यहाँ पर एशिया मिल जाएगा, यहाँ पर अफ्रीका, जैसे अफ्रीका पर किसी देश ने यहाँ पर आक्रमण किया है ना, तो यहाँ पर अगर हम AD-1 मिसाइल को लॉन्च करके रखते हैं तो वो पूरी की पूरी जो है उस मिसाइल को पूरी तरह से समाप्त कर सकता है। ये अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है जिसको DRDO ने लॉन्च किया है भारत में। MotoGP इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो आपको याद रखना है
किसे नियुक्त किया गया? तो शिखर धवन को नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न को अच्छे से याद रख लीजिएगा। ई समृद्धि पोर्टल का संबंध किस फसल से है? ई समृद्धि पोर्टल का संबंध जो है तुअर दाल से संबंधित है। यहाँ पर ई पोर्टल का संबंध आप लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि ऑनलाइन, है ना, ऑनलाइन खरीद और बिक्री के लिए एक पोर्टल बनाया गया है। मतलब तुअर दाल की ऑनलाइन खरीद और बिक्री के लिए क्या बनाया गया है? एक समृद्धि पोर्टल बनाया गया है, जो कहां पर संचालित हो रहा है? मध्य प्रदेश में संचालित हो रहा है। और आपको याद रखना होगा कि जैसे यहां पर कपास दिखाई दे रहा है, तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। गुजरात है। तुअर दाल में मध्य प्रदेश का स्थान लग जाएगा। ठीक है। जूट की अगर बात करेंगे तो जूट पश्चिम बंगाल वाले लोग, है ना, पश्चिम बंगाल में। गन्ना की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला है पीएम यशस्वी योजना निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है? पीएम यशस्वी योजना किस मंत्रालय के द्वारा संचालित की जा रही है? तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अब ये पीएम यशस्वी योजना है क्या? एक प्रकार से छात्रवृत्ति योजना है। किस प्रकार की? छात्रवृत्ति योजना है। ठीक है। अब छात्रवृत्ति को योजना कैसे? 9वीं से लेकर के 10वीं तक अगर जिन विद्यार्थियों का यहाँ पर जो है छात्रवृत्ति मिलने का है, तो यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के 75,000 जो है उसमें स्कॉलरशिप दी जाती है। ठीक है। यहाँ पर 11वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को इस छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से यहाँ पर कुल मिलाकर के 1,25,000 1,25,000 रुपए इसमें छात्रवृत्ति दी जाती है। लेकिन इन दोनों के लिए कंडीशन ये डिसाइड की गई है कि परिवार की जो सालाना इनकम जो है ना, 2.5 लाख से कम होना चाहिए। कितनी होना चाहिए? 2.5 लाख से कम होना चाहिए। तो इसी प्रकार से छात्रवृत्ति योजना कौन सी? पीएम यशस्वी योजना। इसके फुल फॉर्म की अगर बात करेंगे तो पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया, है ना। इस योजना की शुरुआत जो हुई थी 11 जुलाई 2024 में। ठीक है। तो इसी पॉइंट को लेकर के जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपसे पता होने चाहिए, पॉइंट पता होने चाहिए। और आगे आने वाली क्लासों में भी हम लोग इसी प्रकार से करंट अफेयर्स को अपडेट करते चलेंगे, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, और साथ ही साथ जो है आपका स्टैटिक जीके भी कवर होते चले। ठीक है साथियों। इसी प्रकार जो है आप जो है इसको नोट्स में अपडेट करते चलिए, और आपको जो है इसके पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में। आप सर्च कीजिएगा सार्थक एकेडमी बालाघाट। ठीक है दोस्तों। ठीक है। थैंक यू।